आज का टॉपिक है मंडे सेशन का रैग एंड एजेंटिक सिस्टम कि एआई की दुनिया में कैसे एनएलपी से लेकर और आज हम एक एलएलएम और एलएलएम से एजेंट्स बनाते हैं और मल्टी एजेंट्स बनाते हैं। ये आज का थीम है। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको ये डायग्राम कहीं ना कहीं देखा होगा सभी ने कि ये एआई में ऐसा होता है कि एक एआई अपना मेन गोल होता है, एक मेन गोल है। इसके अंदर एक मशीन लर्निंग होती है, यहाँ पे होता है डीप लर्निंग और ये एक होता है डेटा साइंस, जो इन सबका कोर लेके थोड़ा थोड़ा चलता है। ओके, सो डीप लर्निंग में मेनली दो चीजें होती हैं। यहाँ पे एक होता है कंप्यूटर विजन और एक होता है एनएलपी। जहाँ पे कंप्यूटर विजन इमेजेस, वीडियोस इन पे वर्क करता है, वही एनएलपी वर्क करता है टेक्स्ट पे। और आज का हमारा मेन टॉपिक एनएलपी ही है। एनएलपी में ऐसा है, जब एनएलपी 90s में इंट्रोड्यूस हुआ था तो हुआ ये था कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पूरी डिक्शनरी बना दी थी वोकेबलरी की, जिसका यूज करके एनएलपी पैटर्न्स, रेगेक्स का यूज करके पैटर्न मैचिंग, वर्ड मैचिंग, इन सब का यूज करके डिसीजंस लिया करता था। फॉर एग्जांपल, जैसे पीपीटी में आप सब देख सकते हैं, एक एग्जांपल दिया होगा। एक सेकेंड, वेट अ मिनट। ठीक है, एक देख सकते हैं, आपने कोड में एक एग्जांपल देके रखा होगा। इफ रिफंड इन टेक्स्ट और मनी बैक इन टेक्स्ट, तो हम रिटर्न कर देंगे रिफंड रिक्वेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टेक्स्ट में कहीं रिफंड लिखा हो, मनी बैक लिखा हो, तो सिस्टम क्या रिस्पॉन्स या टूल चलाएगा, कोई मनी बैक वाला है पर इसका उसके रिलेटेड। बट आज के टाइम आप भी जानते हैं कि यूजर्स कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कंटेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी घुमा फिरा के कुछ भी बात कर सकते हैं। इस जगह पे एनएलपी फेल हो जाता है। देखिए एनएलपी में क्या होता है, रेगेक्स सिस्टम्स यूज करते हैं, सिमेंटिक का इशू आ जाता है और कंटेक्स्ट लॉस हो जाता है। जब भी हम न्यू कन्वर्सेशन करते हैं, प्रीवियस कंटेक्स्ट एनएलपी मैनेज नहीं कर पाता है। इसीलिए हम शिफ्ट हुए थे 20s में, 90s में एनएलपी आया था, 20s तक एलएलएम इंट्रोड्यूस हो गए थे। सो इसलिए एनएलपी से हम एजेंटिक सिस्टम तक आए थे। ठीक है, तो एनएलपी के फाउंडेशन में कोई थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। एनएलपी के बेसिक में अब ऐसा होता है, तो एनएलपी में ऐसा होता है कि हर एक जो भी आप वर्ड आप इनपुट में देते हैं वो एज अ टोकन स्प्लिट होते हैं। आपने देखा होगा टोकन कंजम्पशन यूज होता है सबका, आप जब भी कोई मॉडल यूज करें। तो जैसे मैंने लिखा माय नेम इज अनंत, ये मैंने इनपुट में दिया। अब टोकनाइजेशन पहला स्टेप होता है एनएलपी का, जो इसको ब्रेक करेगा लिस्ट ऑफ वर्ड्स में। माय नेम इज अनंत। ठीक है, इस तरीके से हमारे अभी भी टोकन्स, लेटेस्ट एलएलएम मॉडल्स भी इसी तरीके से टोकनाइजेशन का यूज करते हैं। एक वर्ड टोकन्स में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि मॉडल्स को इजी हो जाता है समझने के लिए, उनको कन्वर्ट करने के लिए, उनको वेक्टर स्पेस में कन्वर्ट करने के लिए। अब होता क्या था एनएलपी में, ये हुआ पहले स्टेप होती थी। सेकेंड स्टेप में होता था कि हम इनका लिमिटाइजेशन या स्ट्रीमिंग करते थे। क्या होता था, इसको कोई प्लेइंग वर्ड लिखा है तो इसको हम कन्वर्ट करते थे प्ले पे। ये क्योंकि एनएलपी कॉम्प्लेक्स ग्रामर, अभी तो ये सिंपल लग रही थी दिखने में, बट हाँ, कॉम्प्लेक्स ग्रामर एनएलपी मैनेज नहीं कर पाता था। ये सारी चीजें, यही सारी लिमिटेशंस की वजह से हमें शिफ्ट होना पड़ा एनएलपी से एजेंट्स की तरफ, एलएलएम्स की तरफ, जो कि सबसे पहले एलएलएम्स इंट्रोड्यूस हुए थे। So the right, so अभी से can you continue the rise of LLM? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एनएलपी जो है तो मल्टीपल सिनेरियोज में फेल हो रहा था। स्ट्रीमिंग लिमिटेशन टेक्निक्स तो लग रही थी, मल्टीपल रूल बेस्ड सिनेरियोज भी उसमें लग रहे थे, बट स्टिल वो फेल हो रहा था। जैसे कंडीशंस लाइक रिफंड जैसा वर्ड आया एंड हम नॉट लगा के उसको समझाने का ट्राई किया, बट स्टिल मॉडल जो है तो उसको एज अ पॉजिटिव वे में ना लेके, क्योंकि नॉट लगा हुआ तो नेगेटिव कंसीडर कर रहा था, तो मल्टीपल सिनेरियोज में फेल हो रहा था। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए नियरली 2016 एंड 17 के अराउंड एक बिग इवॉल्व आया, जिसमें एलएलएम्स इंट्रोड्यूस हुए, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें आपने जीपीटी एंड जेमिनी वर्क करना स्टार्ट करते हैं। सो एनीबडी क्या कोई बता सकते हैं कि एक्चुअली वर्ड प्रेडिक्ट कैसे होता है? आपने देखा होगा वर्ड जनरेट, आपने जस्ट क्वेरी दिया एंड वर्ड प्रेडिक्ट हो जाता, आने लग जाता है नेक्स्ट। किसी को आइडिया है कि वो एक्चुअली वर्ड जनरेट कैसे होते हैं? एक जनरल एक बैकबोन उसका होता है जिस पे इसको कोई चीज़ जनरेट होती है नेक्स्ट वर्ड्स।
सो उसके लिए कोई भी जैसे आप जीपीटी मॉडल यूज़ करते हो तो उसके बैकबोन में एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कनेक्ट होता है, जो किसी भी मॉडल्स का बैकबोन होता है। उसका एक बेसिक फॉर्म मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली वर्ड प्रेडिक्ट कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है आपका आउटपुट फाइनल। सो बेसिकली ये 8 स्टेप्स में डिवाइड होता है, जिसमें पहला स्टेप्स आपका आता है ये इनपुट एम्बेडिंग। इनपुट एम्बेडिंग क्या करता है, जैसे टेक्स्ट जो है माय नेम इज अनंत, ये टेक्स्ट को टोकन्स में कन्वर्ट करता है, जिसकी एक न्यूमेरिक आईडी जनरेट होती है, मीन्स न्यूमेरिक वेक्टर में कन्वर्ट होता है। एंड न्यूमेरिक वेक्टर में कन्वर्ट होने के बाद सेकंड स्टेप इसका आता है, एक फिक्स्ड आईडी जनरेट करता है ये, लाइक मीन्स पर्सनल आईडी इसके असाइन करता है, लाइक 001 इज द आईडी ऑफ माय एंड नेम आईडी इज 002। सो एक फिक्स पर्सनल आईडी असाइन करता है, मीन्स पोजिशनल इनकोडिंग, क्योंकि इनिशियल मॉडल्स को वर्ड की पोजीशंस पता नहीं होती है, किस बेस पे हमें जनरेट करना है आउटपुट, तो उसके लिए पोजिशनल इनकोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इतनी चीज़ें तो ऑलरेडी एनएलपी में इंट्रोड्यूस थी पहले से। थर्ड स्टेप जो मेन बैकबोन इसका इंट्रोड्यूस हुआ वो हुआ सेल्फ अटेंशन। अब सेल्फ अटेंशन कैसे करता था, जो पहले हमारा एनएलपी में प्रॉब्लम्स आ रही थी कि वर्ड का रिलेशन फाउंड नहीं हो पा रहा था, तो प्रेडिक्शन आउटपुट हमारा गलत आ रहा था, तो वर्ड के रिलेशन फाउंड करने के लिए सेल्फ अटेंशन इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें 3 टर्म्स यूज होने लगी, क्वेरी, की एंड वैल्यू। क्वेरी जो हमारा वर्ड से आता था, की जो यहाँ पे असाइन होती थी वो, एंड जो फिक्स वैल्यू ये असाइन होती थी आफ्टर पोजिशनल इनकोडिंग, वो 3 चीज़ें यहाँ से निकल के आने लगी। इसके बेसिस पे क्या करता था ये कि जैसे कोई टेक्स्ट है तो मेरा माई का रिलेशन अनंत के साथ होना चाहिए, या माई का रिलेशन नेम के साथ होना चाहिए, या इसके साथ होना चाहिए। इसका रिलेशन फाइंड करने के लिए ये 3 टर्म इंट्रोड्यूस हुई, एंड इसका एक प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट आने स्टार्ट हुआ, इसमें फंक्शन लाइक सॉफ्टमैक्स यूज होते हैं, जो एक डिटरमिनिस्टिक आउटपुट रहता है, लाइक dy dx आप ले सकते हो यहाँ से। इस तरह के टर्म्स यूज हुई। ये क्या करता था कि हमारे माई वर्ड का रिलेशन आनंद के साथ कैसा होना चाहिए, या उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि माई वर्ड आनंद से ही कनेक्ट होगा, उसकी ये प्रोबेबिलिटी निकल गई लाइक 0.75, और माई का रिलेशन नेम के साथ कितना होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई लाइक 0.50। तो इसमें मोस्ट कंसिडरेबल क्या है, 0.75। इस तरह से वर्ड के रिलेशंस फाइंड होने यहाँ से स्टार्ट होने लग गए। देन सेल्फ अटेंशन के बाद 4th स्टेप इसका आता है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड क्या करता था, इनिशियली हम एमएल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते थे, देन डीप लर्निंग मॉडल से यूज करने लग गया, एक बेसिकली न्यूरल नेटवर्क यूज करने लग गया ये, जिसमें एक न्यूरॉन्स के थ्रू इसको पास करवाने लग गए, मल्टीपल न्यूरॉन्स पास होने लग गए। एंड मल्टीपल न्यूरॉन्स पास होने का बेनिफिट ये निकला कि जो हमारा रिजल्ट निकल रहा था प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, एक रिफाइंड आउटपुट की तरह मूव करने लग गए हम यहाँ से। एंड ये प्रोसेस को मल्टीपल टाइम रिपीट्स करने के लिए हमने इनिशियल सेल्फ अटेंशन यूज किया, मल्टी हेड अटेंशन इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, कि हम ये चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिफाइन किए न्यूरल नेटवर्क पास करते ताकि हमारा आउटपुट बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो जाए। एंड लास्ट की 2 स्टेप्स रिमेनिंग, जो 7th स्टेप इंट्रोड्यूस हुई अपनी इनकोडर लेयर। इनकोडर लेयर ये होल स्टेप्स को प्रोसेस कर देता था, एक प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट यहाँ पे जनरेट कर देता था ऑलरेडी, एंड ये प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट से फाइनल रिफाइन आउटपुट बनाता थी 8th स्टेप डिकोडर लेयर। डिकोडर क्या करता था, ये आउटपुट को प्रिसाइज करता था, यूजर क्वेरी से मैच करता था, एंड उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस फाइनल रिस्पांस आपको जनरेट करके रिटर्न कर देता था। मीन्स जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जनरेट हुई थी इनकोडर लेयर, उसको सेलेक्ट करता था, एंड फाइनल आपका रिस्पांस यहाँ से जनरेट होता था। सो बेसिकली कोई भी LLM मॉडल अभी आप यूज़ करते हो वो सेम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अगर आप रिफाइन भी करते हो ये लेयर्स के थ्रू ही अपडेट्स होते हैं। इसमें फ्यू और ML टेक्निक्स भी लगती है, लाइक नॉर्मलाइजेशन भी इसमें लगता है, तो उसके लिए फिर आपको ML टेक्निक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी, वो फिर बहुत ज़्यादा डीप में चले जाएंगे। सो यहाँ से LLM का राइज स्टार्ट हुआ, मॉडल इनिशियली ट्रेन होने लग गए, एंड ट्रेन होने के बाद यूज़र क्वेरी का रिस्पांस बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गया। बट क्योंकि LLM के पास कोई करंट का नॉलेज नहीं होता था, वो प्रीट्रेन मॉडल हुआ करते थे, करंट सिनेरियोज की हैंडल नहीं कर पा रहा था, हेलुसिनेशंस बहुत ज़्यादा इसमें आ रहे थे। यूज़र अगर मल्टीपल टाइम सेम क्वेरी को रिपीट कर दिया तो मॉडल हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इनकी कोई सेल्फ मेमोरी नहीं होती थी, मीन्स करंट सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के लिए इनके पास मेमोरी नहीं होती, क्योंकि प्रीट्रेन होते थे ऑलरेडी। सो इस सिनेरियो को हैंडल करने के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ लैंगचेन। लैंगचेन बेसिकली क्या करता था कि LLM क्योंकि मल्टीपल हेलुसिनेशन जनरेट कर रहा था, तो इस केस के लिए वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट डिफाइन किया, जिसमें आपका प्रॉम्प्ट का
टेम्पलेट प्री डिफाइंड रहेगा, एक फिक्स टेम्पलेट उठा लेता था वहाँ से, एक चेन रूल फॉर्मेट यूज़ करता था कि यूज़र ने क्वेरी अगर ये दे रहा है तो रिस्पॉन्स का फॉर्मेट ये आना चाहिए, बीच में जो स्टेप्स फॉलो होने लाइक टूल कॉलिंग कहाँ पे होना है, स्टेट मैनेज कैसे करना है, वो पूरा एक स्ट्रक्चर देने लग गया। साथ में एपीआई कॉलिंग वगैरह इसमें कनेक्ट होने लगी, आप गूगल सर्च वगैरह लगा सकते हो, एपीआई सर्च इसमें कनेक्ट होने लगी। साथ में इसमें मेमोरी भी आने लगी। इनिशियल एलएलएम्स में क्या हो रहा था, कॉन्टेक्स्ट मैनेज नहीं हो पा रहा था, मेमोरी लॉस उसकी हो रही थी। यूजर ने क्वेरी अगर 10 मिनट्स पहले पूछा हुआ है एंड कोई अगर अभी क्वेरी कर रहा है तो उसमें रिस्पॉन्स में हेलुसिनेट हो जाता था क्योंकि मेमोरी नहीं रहती थी। तो उसके कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट भी इसमें लैंगचेन में इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ से। तो अगर होल डे की समरी रहती थी या प्रॉपर मैसेजेस जितने भी यूजर्स ने कर रखे हैं ऑलरेडी, तो प्रीवियस मैसेजेस भी कॉन्टेक्स्ट में उठाता था वो, तो मेमोरी भी यहाँ से मैनेज होने लगी। एक चेन फॉर्मेट रहता था तो आउटपुट जाने लग गया, हेलुसिनेट विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग फॉलो होने लगी वहाँ से। एंड मल्टीपल जो प्रेजेंट का नॉलेज नहीं आ रहा था उसके लिए टूल्स कॉलिंग लग गई, तो टूल्स के थ्रू नॉलेज भी आने लग गया करंट में। ये सभी सिनेरियोज यहाँ से हैंडल होने स्टार्ट हो गए। आप यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया भी गया है, रॉ एपीआई कॉल वर्सेस लैंगचेन। आप ये वाला देख भी सकते हो यहाँ पे। नॉर्मल एपीआई कॉल्स में क्या होता था एंड लैंगचेन उसको कैसे रिजॉल्व कर रहा है यहाँ पे। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एंड रीयूजेबल टेम्पलेट्स किस तरह से यूज हो रहे हैं इसमें। बट लैंगचेन की भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स ये थी कि अगर हमारा टास्क साइज बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है, लाइक एग्जांपल के लिए हम नेवी आई उठा सकते हैं, करंट सिनेरियो पे वर्क हो रहा है, हमने डॉक्यूमेंट्स पे वर्क किया हुआ था। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि हमें बुकिंग भी करनी है, हमें डेटा से इंफॉर्मेशन भी फीस करके लाना है, यूज़र क्वेरी को रिस्पॉन्स भी देना है एंड ऑफर्स भी लगाने हैं, मल्टीपल सिनेरियोज हो गए। उस केस में लैंगचेन भी फेल होने लग गया क्योंकि ठीक है एक फॉर्मेट तो फॉलो कर रहा था बट एक सिंगल एजेंट ही पूरी चीज़ें मैनेज कर रहा था, तो हेलुसिनेशन तो स्टिल रिजॉल्व नहीं हुआ था उस केसेस में भी। तो कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ लैंग्राफ। ओके, तो जैसा अभी अभिषेक ने बताया कि कैसे एलएलएम से लैंगचेन पे आए। लैंगचेन में यही होता था कि एक चेन है, वो जो साइकिल की चेन नहीं होती, बाइक की चेन, साइकिल की चेन, बिल्कुल एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी जुड़ी ही रहती है, कहीं से कुछ नहीं, और लाइक अपन पीछे आना चाहे तो पीछे नहीं आ सकते। तो यही लैंगचेन में होता था कि अपने एक कुछ चेन बना दी, यूजर ने इनपुट दिया, कुछ एक स्टेप प्रोसेस हुई, एक उसके बाद कुछ फिर एक स्टेप प्रोसेस हुई, कुछ आउटपुट आया और हमने उस यूजर को दे दिया, दैट्स इट। बट क्या हो अगर हम यूजर का कुछ बीच में इनपुट लेना चाहें, जैसे हम ह्यूमन इन द लूप कहते हैं, या क्या हो अगर हम मल्टीपल स्टेप रीजनिंग चाहते हैं, इस जगह पे लैंगचेन फेल हो जाता है। बहुत सारी जगह हम ऐसी बनाते हैं, जैसे नीवी या डॉकनेस का अभिषेक ने बताया कि हमें मल्टीपल स्टेप रीजनिंग की जरूरत पड़ती है। हम चाहते हैं कि हमारा एजेंट खुद से सोचे, खुद से डिसीजन ले सारी चीजों का, तो वहां पे लैंगचेन फेल कर जाता था और वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ लैंग्राफ। नाम में चेन और ग्राफ इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो कैसे चलता था चेन? यूजर इनपुट लिया, कुछ एलएलएम ने करा, कुछ टूल यूज करे और आउटपुट दे दिया। ये एक पूरी चेन चलती थी, इसमें कोई वापस से पीछे आने का कोई रूल नहीं था। ग्राफ में एक ये मैंने नोड बनाया, जब कोई भी एक एजेंट है, इसमें यहाँ पे उसने कुछ एक दूसरा एजेंट यूज कर रखा है, यहाँ पे कुछ टूल यूज कर रखा है, यहाँ पे कुछ और यूज कर रखा है, यहाँ पे एक और नोड है जो पूरा इन सब से भी कनेक्ट है, जो इससे भी कनेक्ट है। ये होता है ग्राफ स्ट्रक्चर, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। लैंग ग्राफ इसी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके अगर मान लीजिए इस एजेंट को वापस से कुछ रिटर्न क्वेरी की जरूरत है, तो बाय डायरेक्शनल होता है, ये इसके पास वापस से क्वेरी लेके आ सकता है, वापस से कुछ भी पूछ सकता है, वापस से वो चाहे तो यहीं से इसको और इसके थ्रू इसको कॉल भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें लैंग ग्राफ करता था और इसी से हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को एनएलपी के बिल्ड कर सकते हैं। अब होता क्या था, लैंग ग्राफ एक पहली बात तो एक लाइब्रेरी है, एलएलएम रैपर है जो मल्टीपल एलएलएम्स को देता है, जो सारी चीजें लैंगचेन प्रोवाइड करता है, वही सारी लैंग ग्राफ भी प्रोवाइड करता है। एक्स्ट्रा चीज आती है इसमें जो है आप मल्टीपल स्टेप कंट्रोल फ्लो, ब्रांचिंग एंड लूप्स, ये तीन चीजें आती हैं इसमें जो एक्स्ट्रा देता है। हम लैंगचेन में मल्टी स्टेप रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग और मल्टीपल एजेंट्स का, जैसे मैंने अभी बताया, कोऑर्डिनेशन ले सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं इसमें। ये होते हैं नोड्स, ये होते हैं एजेस, और ये सारी स्टेट मैनेज करती है। साथ में एक स्टेट होती है,
कि कब कब कौन से एजेंट के पास गया, कौन से एजेंट के पास नेक्स्ट जाएगा, कौन से स्टेप्स होती हैं, ये सारी स्टेट के अंदर मैनेज होती है। तो लैंग ग्राफ आपको स्टेट मैनेजमेंट देता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कोड का कुछ एग्जांपल है जिसे आप देख सकते हैं, और उसमें कुछ लैंग ग्राफ के यूज केसेस है, जैसे कस्टमर सपोर्ट का एजेंट बनाना हुआ, रिसर्च का असिस्टेंट बनाना हुआ, वर्कफ्लोज ऑटोमेशन जो N10 में बनाए जाते हैं वो हुए, या फिर कोई एप्लीकेशन जिसमें बहुत ज़्यादा चेक पॉइंट्स की, ड्यूरेबिलिटी की और एक कंसिस्टेंट आउटपुट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं, जैसे हमने यामाहा चैटबॉट बनाया था, जैसे हमने और भी चीज़ें बनाई थी कुछ, एक अगर आप डॉक्यूमेंट से आउटपुट चाहते हैं, होता ये है कि जितने भी हम LLM और सिस्टम्स यूज़ करते हैं वो सब प्री ट्रेंड होते हैं उनके प्री नॉलेज पे, जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होते हैं। तो इस वजह से जो है बहुत जनरलाइज आउटपुट आपको मिलता है। जैसे मैंने पूछा यामाहा के बारे में, तो जो नॉर्मल जेमिनाई को, GPT को पता है वो बता देगा, बट मैंने कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स या टूल के बारे में पूछा, वो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसके पास वो कंटेक्स्ट है ही नहीं। इसके लिए यूज होता है रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जिसे हम बोलते हैं रैग। रिट्राइवल, आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट दिया, उसको जैसे यूजर की क्वेरी आई, डॉक्यूमेंट है, तो पहले वो रिट्राइव करता है रैग वेक्टर स्पेस से, फिर उसको ऑगमेंट करता है LLM पे, और देन LLM से जनरेट करता है। रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन ये होता है। अब देखिए रैग हम कैसे बनाते हैं, तो हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, PDFs प्रोवाइड करते हैं, टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, किसी भी फॉर्मेट में हम रैग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद उसकी चंकिंग होती है, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इतना बड़ा पैराग्राफ है, उसको आप स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में चंकिंग करके तोड़ दिया जाता है। ये हो जाती है चंकिंग। चंकिंग के बाद इनकी होती है एम्बेडिंग्स। हम कुछ एम्बेडिंग्स मॉडल यूज करते हैं जो इन कैरेक्टर्स को न्यूमेरिकल वेक्टर स्पेस में कन्वर्ट करते हैं। देन उसके बाद हम इसको वेक्टर डीबी में स्टोर करते हैं। हम नॉर्मल डीबी में इस डेटा को कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, इसके लिए अलग से डेटाबेसेस होते हैं जिनको बोला जाता है वेक्टर डीबी, जैसे पोस्टग्रेस वेक्टर हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर हम इसे स्टोर करते हैं। क्योंकि जब भी LLM कॉल करता है इस वेक्टर स्पेस को, तो वेक्टर स्पेस में नॉर्मली नहीं आता है, सेमेंटिक मैचिंग होती है जो कि सिर्फ वेक्टर डेटाबेसेस प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद रिट्राइवल हो जाता है। ठीक है, सिंपल बताया, इंजेस्ट, स्प्लिट, एम्बेड, स्टोर, रिट्राइव एंड जनरेट, ये 6 पॉइंट्स है जो आपने PDF में देखे होंगे। ठीक है, अब रैग हेलुसिनेशन क्यों रिड्यूस कर देता है, तो वही जो मैंने क्वेश्चन पूछा, उसने पहले क्वेरी करके डॉक्यूमेंट के अंदर से जो कंटेक्स्ट आया, जो रेलिवेंट कंटेक्स्ट आया, वो मेरे LLM के पास आया, यूजर की क्वेरी ली, और जो रिट्राइवल के बाद ऑगमेंट के बाद जो जनरेशन होना चाहिए उस रेलिवेंट कंटेंट के थ्रू, वो LLM ने अपने एजेंट ने प्रोवाइड करा, जो कि ज़्यादा कंसाइज, प्रिसाइज और एक्यूरेट होता है। ये है, तो आप एक देख सकते हैं टेबल है विदाउट रैग और विद रैग, ये आप PDF में देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम रैग के कुछ टिपिकल यूज केसेस हैं, जैसे हम इसको एंटरप्राइज डॉक्यूमेंट के क्वेश्चन आंसरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इंटरनल नॉलेज असिस्टेंट हो गया, एक कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन हो गया, कुछ कस्टमर की कुछ क्वेरीज होती है तो प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स में से कस्टमर सपोर्ट कर दे, या फिर कोड डॉक्यूमेंटेशन सर्च, जो हम VS कोड वगैरह यूज करते हैं वो भी इनडायरेक्टली ऐसा ही करते हैं, आपके जो कोड बेस में से सर्च करते हैं उसका एक तरीके से, वो प्योर रैग नहीं, वो एक अलग मेथड है, बट हाँ वो भी एक तरीके से रैग करते हैं और आपके उस कोड में से वर्क करते हैं, आपका आंसर देते हैं, फिर कोड दे देते हैं आउटपुट में। अब यही इसके बाद आता है मल्टी एजेंट सिस्टम, क्योंकि हमने लैंग ग्राफ की बात करी है, रैग की बात करी है, सिंगल एजेंट बना के क्या कर लेंगे। मल्टी एजेंट सिस्टम्स होते हैं जो आज के टाइम पे ज़्यादातर यूजफुल होते हैं। एक एजेंट मैंने सुपरवाइजर एजेंट असाइन कर दिया, फिर मैंने मल्टीपल असाइन कर दिया, जैसे HR असिस्टेंट दे दिया, एक मैंने मैनेजर असिस्टेंट दे दिया, एक मैंने कोडर दे दिया, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे दिया, एक सेल्स दे दिया। एक मेन एजेंट मल्टीपल एजेंट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ये सारी चीजें मल्टी एजेंट सिस्टम्स में आती हैं। ठीक है, अब इसके 4 पैटर्न्स होते हैं। एक सुपरवाइजर पैटर्न, जो अभी मैंने आपको बताया ये सुपरवाइजर पैटर्न था। रैग तो एक पार्ट हो गया कि हम किसी भी एजेंट में रैग लगा सकते हैं, पर हम एक एजेंटिक सिस्टम कैसे बनाए, एक डिजाइन जो होता है। तो देखिए सुपरवाइजर पहला बना, तो क्या होता है, मैंने एक मेन एजेंट सुपरवाइजर लिया, जिससे साथ मैंने मल्टीपल
सब एजेंट्स कनेक्ट कर दिए, सब एजेंट 1, सब एजेंट 2, सब एजेंट 3, जो बाद में भले इससे वापस कम्युनिकेट करते हैं एक से। सो 1, 2 एंड 3। सुपरवाइजर एजेंट इंटेंट भी क्लासिफाई करता है, कुछ यूजर की क्वेरी आई, क्या क्वेरी है, किस हिसाब से हमें आउटपुट देना चाहिए, क्या वर्क अभी होना चाहिए, उस हिसाब से ये सुपरवाइजर चूज करता है कि हमें कौन से एजेंट के पास जाना चाहिए, कौन सा एजेंट यूजर की क्वेरी को सॉल्व करेगा, क्योंकि ये एजेंट्स होते हैं क्वेरी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐसा बनाया कि मेरे को लोन के डॉक्यूमेंट चेक करने से डॉक्यूमेंट्स में होता था हमारे, कि हमें दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स आते थे, एक आते थे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, एक आते थे बैंक के डॉक्यूमेंट्स। दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों की चीज़ों में स्टेप्स में बहुत सारे वे डिफरेंस है। तो हमने दो अलग अलग एजेंट बनाए थे उसके लिए। तो एक अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का, तो ये वाला वेरीफाई करके देखा, ना कि ये। अगर कोई बैंक का डॉक्यूमेंट आता है तो ये वाला वेरीफाई करके देखा, ना कि ये, क्योंकि ये इसके लिए स्पेशलाइज्ड है, ये उसके काम के लिए स्पेशलाइज्ड है। ऐसे चीज़ों में ये बेटर होता है। एक होता है पाइपलाइन पैटर्न, नॉर्मल जैसे चेन लगती है ना, वैसे ही पाइपलाइन पैटर्न होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि वो वापस से बैक और ह्यूमन इन द लूप इंट्रोड्यूस हो सकता है, नॉर्मल पाइपलाइन। बट ये इसके पास और ये इसके पास वापस आ सकता है, ये चीज़ होती है। एक होता है राउटर पैटर्न, किससे इसे सुपरवाइजर एजेंट है, सेम सिमिलर हम राउटर पैटर्न समझ सकते हैं कि मान लीजिए कुछ आया, एक एजेंट ने कुछ काम करा, यहाँ पे कुछ एजेंट ने काम करा, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का बात आ गया कि हमें यूजर को रिप्लाई अभी करना है, या फिर हमें कुछ डेटाबेस में स्टोर करवाना है, या फिर हमें कुछ रिट्राइवल लेके आना है, क्या करना है। तो इस टाइप के में डिसीजन, जहाँ पे डिसीजन नोड्स आ जाते हैं, इस टाइप को हम बोलते हैं राउटर पैटर्न्स। और कोलैबोरेटिव पैटर्न, जहाँ पे पूरा जो लैंग्वेज आपको असलियत में शुरुआत में मैंने बताया था, सारे ही कोलैबोरेटिव पैटर्न्स पे बनते हैं, ये होता है। रियल वर्ल्ड यूज केस, रिट्राइवल एजेंट, रिसर्च एजेंट, आंसर एजेंट, ये सारी चीजें। अभिषेक कंटिन्यू। तो आई होप आप लोगों को लैंगचेन, लैंग्राफ एंड रैग समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आप कोई क्वेरीज है तो आप डेफिनेटली अभी भी आस्क कर सकते हो। एंड एट द एंड में हम इसको फाइनलाइज कंसिडर भी करेंगे। ठीक, आपने मॉडल तो बना लिया, आपने एजेंट्स भी बना लिए, मल्टी एजेंट भी आपने बना लिए, बट आप वेरीफाई कैसे करोगे कि आपका आउटपुट करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी डेफिनेटली। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी मल्टी एजेंट बना रहे हो, नॉर्मल एजेंट बना रहे हो, आपका प्रॉम्प्ट टेक्निक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप सिस्टम प्रॉम्प्ट जो देते हो, ईच एजेंट को जो आप प्रॉम्प्ट डिफाइन करते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसा कि प्रीवियसली प्रशांत सर ने ऑलरेडी सेशन कवर अप कर लिया है इसका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, जिसमें उन्हें टेक्निक्स ऑलरेडी कवर अप की हुई हैं कि फ्यू सॉर्ट्स क्या होता है, चेन ऑफ थॉट्स एंड स्ट्रक्चर्स टेक्निक्स क्या होती हैं प्रॉम्प्ट देने की, जिसमें आप जेसन फॉर्मेट्स वगैरह भी आपको डिफाइन करना चाहिए, या नॉर्मल आपको प्री डिफाइंड फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए। तो आप इसको PDF में मेंशन आप इसको रीड कर सकते हो, क्योंकि इसका सेशन ऑलरेडी कवर हो गया है, तो हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। सो प्रॉम्प्ट टेक्निक डिफाइन करने के बाद आप एडवांस रैग कवर अप कर दें, ठीक है। तो रैग टेक्निक्स में बेसिकली हमें चंकिंग्स डिवाइड करनी होती है। कोई भी जैसे आप डेटा पास करते हो, लाइक आप मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ PDF पास करते हो, तो PDF से डेटा रिट्राइवल करने के लिए टेक्निक्स यूज होती हैं लाइक चंकिंग। जो चंकिंग क्या करता है कि आपका डेटा साइज एक बार में कितना पास होना चाहिए, वो चंक साइज डिफाइन होता है, और उस चंक की बेसिस पे आपका रिस्पॉन्स डिफाइंड हो जाता है, मैटर करता है। तो अगर आपका बेसिकली आप थाउजेंड्स ऑफ PDF ले रहे हो, या नॉर्मल आप हंड्रेड्स ऑफ PDF ले रहे हो, स्मॉल चंक साइज आपको कब लेना है, जब हाई प्रिसीजन हो, मीन्स आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड हो आपके अकॉर्डिंग, मीन्स जो आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपका आउटपुट आ रहा है, मीन्स आपका चंक साइज आपकी स्मॉल रखी हुई है, एवरी कॉन्टेक्स्ट को प्रॉपर्ली पकड़ पा रहा है। आपने चंक साइज बहुत ज़्यादा हाइज कर दी, मीन्स 8100 ले ली, एंड अगर आपका डेटा PDF ओनली 100 ही है और 50 PDFs ही है ओनली, तो उस केसेस में कॉन्टेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो आउटपुट आपका इतना प्रिसाइज नहीं आ पाएगा। तो उस केसेस के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होगा। अगर आपका डेटाबेस साइज नियरली थाउजेंड्स ऑफ PDF है, एंड देन आप अगर चंक साइज 100 मीन्स 800 रख रहे हो, तो उस केसेस में आपका ये बेस्ट बेनिफिशियल रहेगा। सिमिलरली लार्ज चंक साइज मोर अगर का बेनिफिशियल है, लाइक 50,000 प्लस अगर PDFs और डेटाबेस है, तो उस केस के लिए आप चंक साइज बढ़ा सकते हो। इट्स डिपेंड कि आपका टास्क क्या है एंड कितना आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको चंक साइज डिफाइन करनी चाहिए। ऑल्सो अगर आप रिस्पॉन्स में ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा जनरलाइज आना चाहिए, मीन्स जो मॉडल है वो अपना ब्रेन, खुद का सेल्फ ब्रेन भी यूज़ करें एंड उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स प्रोवाइड करें,
तो आप चंक साइज को बढ़ा सकते हो, डेफिनेटली बढ़ा रख सकते हो। अगर स्मॉल आप रख रहे हो एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मोर प्रिसाइज आपका रिस्पॉन्स है, मीन्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिस्पॉन्स में डेटा से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको स्मॉल ही रखना चंक साइज, राइट। देन आपने जैसा कि मैंने बताया कि ठीक है आपने मॉडल वगैरह बना लिया, ठीक है आपने एजेंट्स वगैरह भी सब कुछ बना लिए। अब वेरीफाई करने के लिए मल्टीपल ML टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो इनिशियली मैंने मेंशन करी होती है। ML टेक्निक्स में क्या प्रिसीजन यूज़ होता है। प्रिसीजन मीन्स क्या कि सो बेसिकली प्रिसीजन क्या होता है कि आपका आउटपुट आया, सपोज 10 लाइन्स का आपका आउटपुट आया एंड 10 लाइन में आपका सपोज 5 आउटपुट जो आप मैच कर रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपका आउटपुट ये आना चाहिए, वो आपका हो गया रिलेवेंट डॉग, ठीक है, रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट हो गया, आप 5 एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड ये होगा टोटल साइज, मीन्स टोटल ये 10 रिटर्न हुआ एंड रिलेवेंट डॉग आपका 5 रिटर्न हुआ यहाँ से, जो आपके एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच कर रहा है रिलेवेंटली। सो ये प्रिसीजन रिटर्न करता है कि मॉडल ने जो आउटपुट रिटर्न किया हुआ है वो कितना रिलेवेंट हुआ, मीन्स कितना मैच कर पा रहा है आपके आउटपुट से, एक्सपेक्टेड आउटपुट से। ये टोटल रिटर्न हो गया एंड जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिटर्न किया है उसने, उसमें से एक्चुअली कितने ट्रू हैं। लाइक उसने अगर 5 रिटर्न किया हुआ है एंड 5 ऑफ देम 3 एक्चुअली ट्रू हैं उसमें से, तो वो होता है रिकॉल। सो बेसिकली ये 2 मोर टेक्निक्स यूज होते हैं जिसमें प्रिसीजन पहले रिटर्न करता है जितने रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं एंड देन रिकॉल वेरीफाई करता है कि एक्चुअली उसमें से कितने ज़्यादा ट्रू हैं, प्रेडिक्टेड आउटपुट में से कितने ज़्यादा ट्रू रिटर्न होकर आ रहा है। सो ये टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है वंस आप कोई भी एजेंट बिल्ड करते हो उसको वेरीफाई करने के लिए। फ्यू अदर टेक्निक्स भी यूज होते हैं जिसमें आप कॉन्टेक्स्ट रिकॉल भी देख सकते हो कि मॉडल की मेमोरी कितनी है। उसके लिए आपको ML फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लाइक 1 बाई जिसमें डिफाइंड इसमें रैंक आनी चाहिए वर्ड्स की, उसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो। एक कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन है, मीन्स हाउ मच ऑफ द रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली यूजफुल। लाइक कि आपका मॉडल नियरली 20 सेंटेंस को जनरेट कर रहा है एंड उसमें से 20 सेंटेंस में से कितना यूजफुल है वो आप कॉन्टेक्स्ट विंडो बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो इसको। इसका एक बेसिकली एग्जांपल भी दिया गया है नीचे, आप उसको रीड कर सकते हो कि अगर प्रिसीजन है मीन्स 2 रिलेवेंट कंटेंट बाई 5, ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ से आप वेरीफाई कर पाओगे। सिमिलरली रिकॉल के लिए भी दिया गया है, वो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो वहाँ से। सो बेसिकली कोई भी आप अगर एजेंट बना रहे हो, मल्टी एजेंट आप बना रहे हो, तो उसमें आपके रिलेवेंस मैटर करता है, कोऑर्डिनेशन उसके मैटर करते हैं, फेथफुल कितना है उसमें वो पॉइंट्स तो मैटर करता है, साथ में कंप्लीटनेस मीन्स आंसर जो है उसका साइज कितना आ रहा है रिस्पॉन्स है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। सो वेरीफाई करने के मोस्टली 2 ही टेक्निक्स है, एक बार मैं समरी कर देता हूँ आपको। अगर आप फॉर्मूले थ्रू जा रहे हो तो आप प्रिसीजन एंड रिकॉल यूज़ करोगे। वेरियस अदर टेक्निक्स भी यूज होती हैं, लाइक पेप्ट आप परप्लेक्सिटी यूज़ कर सकते हो, वो भी इन्हीं फार्मूला के बेस पे ही डिफाइंड होती हैं। एंड अगर आप नॉर्मल वेरीफाई करना चाहते हो तो जैसे पॉइंट्स जो मेंशन है कि रिलेवेंस एंड करेक्टनेस कंप्लीटनेस के बेसिस पे आप वेरीफाई कर सकते हो। सो आपके पास 2 टेक्निक मैंने बताई, एक तो आप फार्मूला बेस पे वेरीफाई कर सकते हो, सेकंड टेक्निक मैंने बताया कि रिलेवेंस करेक्टनेस उसकी कितनी आ रही है, ये इस बेसिस वेरीफाई कर सकते हो, सेल्फ इवैल्यूएशन जो होता है प्रोसेस। थर्ड पॉइंट इसमें मेंशन है कि हेलुसिनेशन डिटेक्शन टेक्निक्स। आपका मॉडल हेलुसिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप कैसे डिफाइन करोगे। तो इसके लिए टेक्निक्स यूज होती हैं कि अनसपोर्टेड क्लेम्स मीन्स कितने ज़्यादा सपोर्ट्स ऐसे हैं जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है वो आपके, जैसा मैंने बताया कि आप एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच कर रहे हैं, वो हो गए क्लेम्स, टोटल क्लेम्स हो गए आपके। एंड उसमें से ऐसे कितने सपोर्ट्स हैं जो मीन्स अनक्लेम्ड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अनसपोर्टेड क्लेम्स हैं उसमें से, तो उनको आप टॉप पे रखोगे एंड टोटल जनरेटेड आप रखोगे। उसके बेसिस पे आपका हेलुसिनेशन रिजल्ट निकल के आएगा, लाइक 0.35% रिजल्ट ऐसे हैं
जो मैच नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कि नॉर्मली आपका मॉडल लाइक 20 सेंटेंस जनरेट करा, 20 सेंटेंस में से उसने जो 15 सेंटेंस जनरेट किया ऑलमोस्ट आपके रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। 15 को आप टॉप पे रखोगे, सॉरी 5 आप टॉप पे रखोगे, मीन्स 5 अनसपोर्टेड एंड 15 सपोर्टेड आपके कॉन्टेक्स्ट में, उसको एंड टोटल आप 20 रख दोगे आप, उसके बेसिस पे आपको हेलुसिनेशन रेट निकल के आएगा। एक कोड का एग्जांपल भी नीचे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से आप प्रिसीजन एंड रिकॉल अप्लाई करना चाहिए वहाँ पे जब भी आप बनाओ। ठीक है ना, इसका प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट आप कंटिन्यू कर लो बस। ठीक है, बेसिक ने सारी चीज़ें बता दी आपको, आप इवेल्युएशन मैट्रिक्स ये सारी चीज़ें बता दी। मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा एडवांस रैग में। जब आप एक रैग बनाते हैं तो आपको उसमें कुछ पैरामीटर्स इनपुट में देने पड़ते हैं, कुछ देने चाहिए और कुछ नहीं भी देने चाहिए। सबसे पहले आता है टॉप के। आपका जो रैग है, जब आप भी यूज़र ने कुछ भी क्वेरी दी, जैसे आई वांट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर, आप किसी भी मैकेनिक चीज़ पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, मशीन के बारे में बात कर लेते हैं, तो पीडीएफ में हो सकता है कि उसके रिलेटेड मल्टीपल जगह पे मल्टीपल बातें हों, चीज़ें हों, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मान लीजिए कि ऐसे तो मॉडल आपको रेलिवेंट कितने निकाल कर दे सकता है, रेलिवेंट चंक्स, जैसे चंक्स में हमने डिवाइड कर रहा था, चंक्स से वेक्टर स्पेस बना, तो कितने वेक्टर चंक्स निकाल कर दे सकता है, 100 भी दे सकता है ये तो, 200 भी दे सकता है ये तो, कितने भी दे सकता है। इतने हमने अगर यूज़ करें तो हमारा जो एलएलएम का टोकन्स है वो कंजप्शन बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, सारी चीज़ें ज़्यादा हेलुसिनेट भी कर सकती हैं। तो हम एक टॉप के डिफाइन करते हैं हमेशा कि हमें जो भी रेलिवेंट चंक्स मिले हैं उसमें से टॉप 5 या टॉप 4 या टॉप 6 10 आप जो भी चाहें अपने हिसाब से, इतने हमें चाहिए। जो टॉप में आते हैं वही यूज़ होते हैं, जो जिनके रैंकिंग सबसे ज़्यादा होती है, जिनके प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट सबसे ज़्यादा होता है, वो टॉप पे आते हैं। ये हो गया एक टॉप के। एक होता है जब मॉडल के अंदर जब आप एक सेटिंग्स होती है उसमें आप डिफाइन करते हैं कि जो मॉडल है कितना वेराइटी ऑफ आउटपुट जनरेट करेगा, उसको आपको कंट्रोल करना होता है। अगर आपने जो मॉडल के अंदर एक p वैल्यू होती है, अगर वो जाती है 0 to 1, अगर आपने प्योर 1 रख दिया है, यानी कि मॉडल बिल्कुल अपना नॉलेज यूज करके सारी चीज़ें कुछ भी एक जनरेटिव आउटपुट देगा। अगर आप नियर टू 0 है, 0.1 या 0.2, तो जो आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, जो आपका रेलिवेंट कंटेक्स्ट रैग में से आया है, वो सिर्फ उसी को यूज करके खुद का सेल्फ नॉलेज डिक्लाइन कर देगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ये यूज करते हैं, जैसे हमें कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट Q&A डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, तो उसके लिए बेस्ट रहता है कि आप 0.3 या फिर 0.4 लीजिए। ये सबसे बेस्ट वैल्यू रहती है किसी भी मॉडल के लिए। जब आप एक Q&A डॉक्यूमेंट रैग बना रहे होते हैं तो मॉडल के अंदर आपको ये देना होता है, ये बेस्ट रहता है। टॉप के की वैल्यू हमेशा 4 और 5 बेस्ट रहती है, क्योंकि ज़्यादा कंटेक्स्ट यानी ज़्यादा टोकन कंजप्शन, कम कंटेक्स्ट यानी कि हो सकता है डायरेक्ट आंसर ना भी आए, हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 2 मेन चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी। चंकिंग के तरीके आपने देख ही लिए होंगे, फिक्स साइज, रिकर्सिव, ये सब आप जब बनाएंगे खुद ही एक्सप्लोर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी इसकी। सो मैं इसको अभी स्किप करता हूँ। ठीक है, चंक साइज अभी से बता दिया, 200 800 डिपेंड करता है आप क्या चंक इनपुट में लेना चाहते हैं, कितने बड़े चंक्स लेना चाहते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये एक आपको प्ले एंड ट्राई करके देखना पड़ती है सारी चीज़ें, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती है, ना ही एलएलएम्स होते हैं, ना ही रैग होता है। आपको प्लग एंड प्ले करना पड़ेगा बार बार। चंक्स साइज, टॉप के, टॉप पी, ये सारी चीज़ें आपको चेंज करते करते देखनी पड़ेगी कि आपका जो सिस्टम है वो कहाँ कब सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। ओके, मैट्रिक्स अभी से ने बता दिया है। लास्ट चीज़ आती है, हमने सब बना लिया, सब लोकल पे अच्छे से वर्क कर रहा है। लास्ट चीज़ आती है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मोस्टली अब सब सीख ही रहे हैं, सीख ही लेंगे, क्योंकि सर्वर सब चला रहे हैं। बट डिप्लॉय करते टाइम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, कौन कौन सी बातें हैं? तो इसमें से 4 मेन पॉइंट्स आते हैं, जिसमें से सबसे पहले है लो लेटेंसी। एजेंट्स आपका रैग भी कर लेंगे, डेटाबेस से भी ले आएंगे, सब कर लेंगे, लेकिन वो टाइम कितना ले रहे हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि यूज़र फ्रस्ट्रेट हो जाता है अगर ज़्यादा टाइम लेता है कोई भी सिस्टम आउटपुट देने में। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ होती है लो लेटेंसी। सेकेंड आता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब हम बना रहे हैं
वही चीज़ हो सकता है कम टोकन्स में भी हो जाए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कभी लैंग ग्राफ को यूज़ करके मल्टी एजेंट सिस्टम बनाया, क्योंकि जैसा ही मैंने कहा कि ये एजेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं खुल के अच्छे से, लेकिन अगर आपके सिस्टम प्रॉम्प्ट में, आपके राउटिंग में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार अननेसेसरीली वो एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं जबकि कोई नीड ही नहीं है, तो हो सकता है कि आपके कॉस्ट की ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़े, कॉस्ट अनऑप्टिमाइज हो जाए, बहुत ज़्यादा टोकन कंजप्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं। हाई रिलायबिलिटी, ये तो सबसे मेन फैक्टर है। यूजर ने कुछ क्वेरी करी, उसको सबसे रिलायबल आउटपुट मिलना चाहिए, नो डाउट। एंड स्केलेबिलिटी, आपने कोई भी सिस्टम बनाया, फ्यूचर में उसमें कुछ इनहेंसमेंट चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नोड चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, तो कितना स्केलेबल सिस्टम आप बना रहे हैं। ज़्यादा क्लोज सिस्टम अगर आपने बनाया तो आप उसको स्केल करने में आपको दिक्कत आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा ओपन एंडेड सिस्टम बनाया जाता है ऐसा, ठीक है। तो जब आप डिप्लॉय करते हैं तो कुछ आर्किटेक्चर पैटर्न यूज करते हैं, क्योंकि यूजर रिक्वेस्ट आती है, एपीआई के थ्रू वो आपके सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं, और लैंग ग्राफ पे या फिर आपकी जो ऐप आपने बनाया है पाइथन से, जो भी उसका पूरा ऑर्केस्ट्रेशन होगा, रिट्राइवल होगा और आउटपुट होगा आपके पास आ जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। कॉमन प्रोडक्शन पैटर्न्स और इसमें दे के रखे हैं, वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। हम कुछ कैसिंग भी यूज़ कर सकते हैं इस रैग में और अपने सिस्टम्स में। कैसिंग का यूज़ करते हैं कि हमें बार बार जो रिट्राइवल हमारा हो रहा है उसको हम रोकें। उसके बेनिफिट, बार बार हम रिट्राइवल रोकेंगे तो पहली बात हमारा जो टोकन कंजप्शन है वो बच जाएगा। सेकेंड थिंग, जो टाइम लग रहा है, क्योंकि रिट्राइवल भी टाइम लेगा, रिट्राइवल का टाइम बच जाएगा, और ऐसे स्पीड फास्ट हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो जो भी रिस्पॉन्स एलएलएम जनरेट करता है, उस रिस्पॉन्स को हम कैसे कर सकते हैं अगर कोई फ्रिक्वेंटली जनरेटेड आउटपुट्स होते हैं, क्योंकि हम जब भी एक रैक सिस्टम बनाते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उनका हम कैसे करके रख सकते हैं। एम्बेडिंग्स, वही हम अगर कुछ सिस्टम बार बार किसी चीज़ को रैग करता है, कुछ कॉमन क्वेरीज को, कुछ कॉमन टॉपिक्स को, तो हम उसका कैसे बना के रख सकते हैं कि बार बार वेक्टर डीबी के पास ना जाके कैसे में से रेडिस में से उठा के और आपको ला के दे दे। प्रॉम्प्ट फ्रेगमेंट होता है कि आपने जो भी इनपुट दिया है वो थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड होके जाए, स्प्लिट होके जाए, ना कि एक साथ सारा चले जाए, क्योंकि इससे जैसे एक कुछ सिस्टम बन रहा था जितना मुझे याद है, तो उसमें दिक्कत आ रही थी कि इनपुट लिमिट आ रही थी किसी चीज़ में, तो ये फ्रेगमेंटेशन हेल्प करती है वहाँ पे कि आप कंटेक्स्ट मैनेज करके और इनपुट को फ्रेगमेंटाइज करके भेजें। ये सारी चीज़ें हैं। और एक सेमेंटिक कैशिंग, लास्ट में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है जो कि सबको आती है। रेट लिमिट हिट करती है, रेट लिमिट आती है और कोटा मैनेजमेंट आता है। तो आपको जब भी आप कुछ सिस्टम बना रहे होते हैं, शुरू से ही ट्राई करें कि वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज रहे, कि आपकी रेट लिमिट और कोटा एक अपने लिमिट के अंदर रहे, जिससे कभी वो एग्जॉस्ट हो गए और आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे आगे जाके। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं रेट लिमिट में से। रिक्वेस्ट पर मिनट होते हैं, टोकन्स पर मिनट होते हैं, कॉन्करेंट रिक्वेस्ट और टेनेंट रिक्वेस्ट होती हैं। एक मिनट में आप कुछ लिमिटेड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप जैसे जेमिनी के एपीआई कंसोल पर जाएंगे ना, तो आपको अलग से दिखेगा, हर एक मॉडल के लिए अलग अलग वो है। रेट लिमिट पर मिनट का अलग होता है, टोकन मिनट का अलग होता है, हवर्स का अलग होता है, ये सारी चीज़ें होती है, तो आपको वो से मॉनिटर करते आनी चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। तो टाइम आउट्स, एरर हैंडलिंग, जब भी कुछ एलएलएम आपका एरर करे तो ऐसा नहीं कि जब प्रोडक्शन सिस्टम पे रुक जाए, आउटपुट ही आना बंद हो जाए, तो आपको कुछ एरर हैंडलिंग करनी चाहिए, जैसे टाइम आउट्स एंड रीट्राई। जब भी आप एजेंटिक सिस्टम बनाएं तो आपको कुछ रीट्राई मेथड जरूर लगानी चाहिए कि अगर एक बार एलएलएम आउटपुट जनरेट करने में फेल हो जाए तो वो ऑटोमेटिक खुद को रीट्राई करे, लेकिन उसमें भी लिमिट होनी चाहिए कि बार बार रीट्राई तो ज़्यादा टोकन, ज़्यादा कॉल्स, ज़्यादा नुकसान। ठीक है, मॉडल का फॉलबैक होना चाहिए। अगर फेल हो जाता है तो कुछ फॉलबैक आउटपुट जरूर आना चाहिए मॉडल्स में से, ऐसा नहीं कि आउटपुट आना ही बंद हो जाए। ओके, सेफ डिफॉल्ट्स और पार्शियल रिस्पॉन्सेस, ये दो चीज़ें और होनी चाहिए। ओके, तो बस फाइनल समरी यही थी। लास्ट में आप अगर देखेंगे तो जब आप इटरेटिव डेवलपमेंट करें, कुछ पहले बेसिक बनाएं, फिर उसको आप अपग्रेड करें, फिर उसको और अपग्रेड करें, उसमें रैग लगाएं, मल्टीपल एजेंट्स लगाएं, अलग अलग तरीके से राउटिंग लगाएं, चेक करें, ये इटरेटिव डेवलपमेंट होता है। डेटा सेंट्रिक अप्रोच यूज़ करें कि आपका जो मॉडल है वो सेल्फ नॉलेज पर नहीं, वो डेटा पे ज़्यादा प्रेफर करें, ये डेटा सेंट्रिक हो गया। रबस्ट एमएलऑप्स, जब आप डिप्लॉय करें कोई भी चीज़ें, जब आप मैट्रिसेस चेक करें तो सारी चीज़ें एमएलऑप्स के अंदर आती हैं, इसको भी आप डिप्लॉय करने की कोशिश करें अगर हो सके तो, एक बहुत अच्छी चीज़ चाहिए। और एक होता है ह्यूमन इन द लूप, यूज़र कभी भी क्वेरी करे तो आपका एजेंट उसको एक्सेप्ट करे और उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करे। ह्यूमन इन द लूप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी आजकल नॉर्मल चैटबॉट्स में, सिस्टम्स।
ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको ओपन सोर्स LLM से, और बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से करके देखनी होंगी, तभी जाके जब आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, सर्च करेंगे, सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं आगे जाके। सो ये PPT जो PDF हमने जो आपके साथ शेयर करी थी, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, आप इसको चाहे तो रीड आउट कर सकते हैं आराम से अपने फ्री टाइम पे, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, बहुत सारी बातें हैं जो नई भी लगेंगी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर एंड फ्यू सजेशंस है मेरा, अगर कोई भी आप न्यूली एजेंट बनाना स्टार्ट कर रहे हो बेसिकली कोडिंग के थ्रू, नॉट जस्ट एन मैजिक, और आप कोई LLM मॉडल्स आप ट्रेन करना चाह रहे हो, तो मेरा बेसिक सजेशन ये है कि आप NLP की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके रखो आप, क्योंकि कोई भी आप LLM भी यूज़ करो तो बैकबोन तो उसका वही है, तो उसका आइडिया आपको डेफिनेटली होना जरूरी है। इनपुट इम्पेंडिंग वगैरह आप बेसिक उसका आइडिया अंडरस्टैंडिंग लेके रखो। सेकंड, जैसा मैंने बताया कि आप कोई भी मॉडल आप बना तो लोगे, आप रिजल्ट में भी 85% एक्यूरेसी डिलीवर कर पाओ, 90% डिलीवर कर पाओ, पर जहाँ पे बात 90 to 100 पे ले जाने की आएगी ना, वहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आज भी वही यूज होती है जो पहले आज से 5 साल पहले यूज होती थी। ML की बेसिक टेक्निक्स वो भी आज वही यूज होते हैं जो पहले यूज होती थी। उसके यूज़ करने के लिए आप कॉन्फिडेंस इंटरवल्स वगैरह आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम लाइकलीहुड्स वगैरह क्या होती है चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नॉर्मलाइजेशन वगैरह कैसे अप्लाई होते हैं, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूलेज वगैरह आप अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेके रखो उन चीज़ों का। बाकी ये कि आप ML स्टैटिक्स थोड़ा बहुत आप अंडरस्टैंडिंग ले लो, NLP आप बेसिक ले लो, बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियसली नेसेसरी नहीं है कि आप डीप लर्निंग पढ़ने जाओ, बेसिक से वो कोई भी नेसेसरी नहीं है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो आप, देन आप LLM पे मूव करो, देन उसके बाद आप LangChain LangGraph मूव करो। डायरेक्टली आप अगर LangGraph में मूव करोगे तो आपको बैकएंड समझ नहीं आएगा एक्चुअली में, इसलिए आप नॉर्मल पहले बनाओ, LLM मॉडल्स बनाओ, देन उसके बाद आप LangChain में जाओ, देन आप LangGraph पे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। दैट्स इट फ्रॉम माइंड। एनी क्वेश्चंस हो तो आप आस्क कर सकते हो।